हेलो। जी जी बेटा बोलें। ओके बेटा, in this lecture we will cover assessment of steam distribution losses, steam trapping, condensate and flash discovery system, identifying opportunities for energy saving। तो इस ये आज हमने 4 टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो पिछले टॉपिक्स साथ साथ ये मैंने साथ इसका जो है ना पीछे मैं आपको दिखा दूं कि सिलेबस इसका लगा हुआ पीछे, कोर्स ऑफ कंटेंट्स हैं ये वाले, ठीक है। इनको भी साथ साथ आप देखते रहिएगा कि हमारा सिलेबस कहाँ तक कवर हो चुका है। तो दिस इज़ अ थर्ड लेक्चर। तो इस लेक्चर में 4 जो है इसके कंटेंट्स हैं हमने कवर करने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। आज तो माशाल्लाह नदीम ने भी ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी नदीम, कैसे हो? ठीक है, 6 सेमेस्टर के ना नदीम? ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस। इसमें हमने असेसमेंट करनी है कि स्टीम का जो जब स्टीम डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं तो उनमें जो लॉसेस होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनके जो कौन से जो डीमेरिट्स हैं और उनको किस तरह जो है बचाया जा सकता है उस टीम को लूज होने से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे जो है ना इसकी जो है ना वो किस तरह होता है कि ये लॉस कैसे होती है स्टीम। हमें ये पता है कि स्टीम जो है वो बॉयलर के साथ डिफरेंट लिंक करके हमने पाइपिंग करके उनको जो है ना वो डिस्टेंस डिफरेंट सिस्टम के अंदर जो है ना उसको ट्रांसफर करते हैं। तो क्या होता है कि हमने जब पाइपिंग की होती है तो पाइपिंग में जॉइंट्स वगैरह भी आते हैं, वहाँ पे हमने जो है कि वेल्व वगैरह भी लगाए होते हैं। इस वजह से उनमें जो है लीकेज का जो मसला आता है वो ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन द स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो सामा का कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? The steam distribution system is the essential link between the steam generator and the steam user। हमारा ये दो सिस्टम है, एक स्टीम यूजर है और दूसरा जो है कि हमारे पास क्या होता है स्टीम जनरेटर यानी बॉयलर है। इन दोनों के दरमियान हमने एक लिंक किया होता है बाय पाइपिंग, ठीक है। तो एज स्टीम कंडेंसेस इन अ प्रोसेस, फ्लो इज इंड्यूस्ड इन द सप्लाई पाइप, ठीक है। तो जब स्टीम जो है कंडेंस होती है प्रोसेस के दौरान, कंडेंस का मतलब क्या होता है कि स्टीम जब जब टेम्परेचर लो हो जाए तो उसमें क्या होना शुरू होती है, वो कंडेंस होना शुरू यानी पानी बनना शुरू हो जाती है। तो जो फ्लो है उसका इंड्यूस होता है यानी एक फ्लो बनना शुरू हो जाता है। इंड्यूस का मतलब बनना, ठीक है। तो वो एक फ्लो बनता है पाइप के थ्रू। तो कंडेंसेट हैज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर टू द स्टीम। कंडेंसेशन जो होती है वो कुछ ज़्यादा नहीं हो जाती कि पूरी की पूरी जो स्टीम है वो सारी की सारी कंडेंसेट होके वो सारे का सारा पानी बन जाती है। ये अगर हम देखें तो जो स्टीम के मुकाबले में कंडेंसेशन होती है वो बहुत कम होती है, यानी वाटर ड्रॉप, छोटे छोटे वाटर ड्रॉप उसके अंदर आ जाते हैं ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ द पाइपिंग या इन्वायरमेंट टेम्परेचर, ठीक है। बेटा ये आवाज आ रही है उसामा, बंद करें बेटा अपने ये माइक को। ओके बेटा, तो इसमें क्या होगा कि कंडेंसेट हैज अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम कंपेयर टू द स्टीम एंड दिस कॉज अ प्रेशर ड्रॉप व्हिच कॉजेज द स्टीम टू फ्लो थ्रू द पाइप। मतलब ये है कि यहाँ पे आपका जो वाटर है वो ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन द टेम्परेचर कुछ स्टीम उसमें क्या हो जाती है कंडेंसेट हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो प्रेशर में ड्रॉप ले आती है यानी प्रेशर कम पड़ जाता है स्टीम का पाइपिंग के थ्रू। तो फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए जो है कि ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं बच्चे। When the boiler main isolating valve is opened, steam immediately passes from the boiler into and along the steam main to the points at lower pressure।
तो फिर क्या होता है कि जो स्टीम होती है उसको इमीडिएटली जो है कि बॉयलर से दूसरे जो सिस्टम है या पॉइंट्स हैं उनसे पास होते हुए लो प्रेशर पे वो क्या करती है, फिर दूसरे में ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। द पाइप वर्क इज इनिशियली कूलर देन द स्टीम। होता क्या है कि बॉयलर का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, जो आगे पाइपिंग शेपिंग हमने की होती है उसका टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, कम होने की वजह से क्या होता है कि उसमें से जब पानी स्टीम का फ्लो होता है तो वो टेम्परेचर जब स्टीम क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होती है तो पाइप का टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होता है, स्टीम जो है वो लो टेम्परेचर पे आ जाती है, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। उसमें इफेक्ट कौन कौन सा आता है, एक पाइप का टेम्परेचर है वो जो है कि वो स्टीम के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम होता है, इनिशियली जो बात हो रही है। उसके बाद क्या होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी उसके ऊपर इफेक्ट करता है, जिस वजह से उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। सो हीट ट्रांसफर फ्रॉम द स्टीम टू द पाइप। तो स्टीम की जो हीट है वो ट्रांसफर किसको हो जाती है, पाइप को हो जाती है या इन्वायरमेंट को होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से कंडेंसेशन होती है। जी बेटा, आवाज समझ आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ओके बेटा, ओके। उसके बाद बेटा क्या होगा कि द एयर सराउंडिंग द पाइप इज आल्सो कूलर देन द स्टीम। वही मैं बात की कि जो इन्वायरमेंट में एयर होती है उसका टेम्परेचर भी कम होता है। खास तौर पे सर्दियों की बात कर लें आप या गर्मियों में भी बात करें, लेकिन जितना स्टीम का टेम्परेचर होता है उतना बाहर वाली हवा का तो नहीं हो सकता ना। तो इस तरह से जो है कि वो हमारा टेम्परेचर जो है वो उस स्टीम का कम पड़ जाता है। सो द पाइप वर्क विल बिगिन टू ट्रांसफर हीट टू द एयर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी, आगे है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस विद इन द पाइप वर्क। पाइप वर्क में दूसरा इफेक्ट है, दो इफेक्ट हमने पढ़े पहले इससे, कि एक तो पाइप का जो है कि कंडेंसेशन इस वजह से होती है कि एक तो पाइप का टेम्परेचर कम होता है, दूसरा जो पाइप के साथ मंसलिक एयर है वो भी कम हो जाती है, उसका टेम्परेचर भी कम होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें कि वो टेम्परेचर कम होने की वजह से भी कंडेंसेशन होती है। तीसरा इफेक्ट क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस विद इन द पाइप। पाइप के अंदर फ्रिक्शन वगैरह उसमें जो है कि उसकी फ्रिक्शन भी हो सकती है, उसमें रस्ट वगैरह हो सकता है ड्यू टू फ्लो ऑफ द स्टीम वाटर। तो इस वजह से उसमें जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होती है वो भी जो है कि स्टीम फ्लो के ऊपर इफेक्ट करती है। कंडेंसेशन विद इन द पाइप वर्क एज हीट इज ट्रांसफर्ड टू द एनवायरनमेंट, देयरफॉर अलाउंस should be made for this pressure losses when deciding upon the initial distribution pressure। ये सारा क्या काम करती है कि उसमें जो रस्टिंग वगैरह होती है, रस्टिंग के ऊपर जो है उसकी वजह से उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है, मुतासर होता है। वो पूरी तरह जो है वो जो हमारी स्टीम का प्रेशर बनता है वो उस तरह प्रेशर नहीं बनता जितना बनना चाहिए था। तो इस वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस होने की वजह से या फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होने की वजह से प्रेशर के ऊपर जो ना इफेक्ट होता है और टोटल प्रेशर हमारा क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है। बेटा ये माइक बंद रखें, ये आवाज आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये बेटा हमारा जो दूसरा टॉपिक ये है कि स्टीम ट्रैपिंग। स्टीम ट्रैपिंग को हम डिस्कस करेंगे कि स्टीम ट्रैपिंग कैसे होती है। स्टीम ट्रैप का मतलब ये होता है कि आपने स्टीम को ट्रैप करना है, यानी पकड़ना है, उसको होल्ड करना है। ठीक है, उसमें से कंडेंसेशन का जो वाटर बना है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उनको आपने रिमूव करना है वहां से। जो हीट जो पानी बन चुकी है स्टीम, उसको आप रिमूव करें। उसके लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस इक्विपमेंट यूज करके हम स्टीम को ट्रैप करेंगे, यानी सिर्फ हमने खालस जो है प्योर स्टीम जो है उसको अलग कर लेना है। जो उसके अंदर पानी बन चुका है उसका हमें कोई फायदा नहीं है, हम उसको निकाल देंगे बाहर। तो उसको ट्रैप करने का तरीका ये होता है स्टीम को कि हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह ट्रैप कर सकते हैं। स्टीम ट्रैप आर अ टाइप ऑफ ऑटोमेटिक वेल्व दैट फिल्टर आउट कंडेंसेट। ये एक नीचे वेल्व लगा हुआ है, इस वेल्व के जरिए आप क्या करते हैं, ये एक ऑटोमेटिक वेल्व होता है। इस ऑटोमेटिक वाल्व में क्या होता है कि हम वहां पे जो पानी उसमें प्रोड्यूस होता है उस पानी को ड्रेन कर लेते हैं, यानी जहां से स्टीम पास हो रही है उस स्टीम के नीचे हमने जो है ना वेल्व लगा दिया, जहाँ जिस पाइप में फ्लो हो रहा था नीचे हमने एक वेल्व लगा दिया, ऑटोमेटिक वेल्व लगा दिया। अब पानी वो क्या करेगा, वो जो बन चुका होगा उस स्टीम के अंदर
वो पानी के जो ड्रॉप होंगे इस वेल्व के जरिए होते हुए नीचे आना शुरू हो जाएंगे, और इस तरह हम इसको ड्रेन कर देंगे। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो पाइप है ये उसके साथ ऊपर ऐसे पाइप के साथ कनेक्ट में है जो पानी जो इसमें से स्टीम पास हो रही है। इस तरह से पानी के ड्रॉपलेट जो है इस वेल्व के जरिए होते हुए हैं कि वो इस तरह ड्रेन हो जाते हैं। एंड नॉन कंडेंसेबल गैसेस सच एज एयर विदाउट लेटिंग स्टीम एस्केप। तो इस तरह से जो हमारे पास कंडेंसेबल जो एयर होती है वो भी जो है नॉन कंडेंसेबल जो एयर होती है वो भी इससे रिमूव हो जाती है, ठीक है, जो इफेक्ट करती थी उस स्टीम के ऊपर। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो है कि स्टीम को ट्रैप कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। स्टीम जनरेटेड बाय बॉयलर कंटेन हीट एनर्जी विच इज यूज्ड टू हीट द प्रोडक्ट। स्टीम के अंदर जो हीट हम प्रोड्यूस करवाते हैं यानी उसको हीट जो देते हैं वो इसलिए होती है कि ताकि वहाँ पे हम जो है कि उस प्रोडक्ट की एनर्जी को बढ़ा सकें, ठीक है। तो व्हेन स्टीम लूजेस इट्स एनर्जी बाय हीटिंग द प्रोडक्ट कंडेंसेट इज फॉर्म्ड। जब यहाँ वहाँ पे स्टीम जो है वो लूज होती है, उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, यानी जो वही जो स्टीम है वो पानी बनना शुरू हो जाती है। Also, a part of energy contained by a steam is lost through radiation losses from pipe and fitting। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जब रेडिएशन वगैरह के जरिए भी हीट जो है वहाँ पे बाहर इन्वायरमेंट की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह भी जो है कि वहाँ पे कंडेंसेशन हो सकती है, यानी अ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है वो भी वहाँ पे लूज हो सकता है, ठीक है। तो वो जो है कि इस तरह जो हम पहले देख लिया कि यहाँ पे स्टीम जो है वो किस तरह कंडेंसेशन हो रही है, उसके ऊपर देख लिए कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो कंडेंसेशन करवा रहे हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं कि जी कि ये फैक्टर हैं जो स्टीम को कंडेंसेट करवा के वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और वहाँ पे हीट कैसे कैसे जो है वो लूज होती है, हीट का लॉस होता है जिस वजह से वहाँ पे कंडेंसेशन होती है। तो हमने ये देखा कि वहाँ पे रेडिएशन के जरिए जो है या फिटिंग जहाँ पे हुई है, जहाँ पे आपने वेल्व वगैरह लगाए हैं, जहाँ पे आपने जॉइंट वगैरह लगाए हैं, वहाँ पे क्या होता है कि आपने वहाँ पे एनर्जी का जो है लॉस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है जॉइंट लूज हो चुका हो, वहाँ पे लीकेज वगैरह का स्टार्ट होना शुरू हो गया हो, जिस वजह से वहाँ पे जो है ओवरऑल जो है ना उसकी एनर्जी कम पड़ जाती है उस स्टीम की, यानी हीट कम पड़ जाती है, जिस वजह से वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है और कंडेंसेशन स्टार्ट होती है। बेटा ये माइक किसका चल रहा है? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है उसामा, मेरी आवाज आ रही बेटा आपको? हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही बेटा आप लोगों को? यस सर। ओके ओके। तो उसामा आपने ये पूछा था कि जो कंडेंसेशन क्या होती है, ये मैंने आपका अभी मैसेज पढ़ा। कंडेंसेशन में बेटा आपको मैं बता चुका हूँ कि स्टीम जो है अगर वो उसका टेम्परेचर लो हो जाए तो वो दोबारा पानी बन जाए, इसको आप कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब पानी जो स्टीम है उसका टेम्परेचर लो होके वो पानी बनना शुरू हो जाए, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाए, तो इट मीन इट इज अ कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसके बाद बेटा ये होगा कि आफ्टर लूजिंग दिस हीट स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंडेंसेट। तो जब उस स्टीम का जो है कि वो टेम्परेचर कम हो जाएगा, हीट कम हो जाएगी, तो वो कंडेंसेशन में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी। इफ दिस कंडेंसेट इज नॉट ड्रेन इमीडिएटली एज सून एज इट फॉर्म, जैसे ही ये स्टीम बनती है, इसको इमीडिएटली हम अगर इस कंडेंसेशन को रिमूव ना करें, ड्रेन ना करें, तो इट कैन रिड्यूस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि हमें वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए वहाँ पे स्टीम। तो अगर वहाँ पे स्टीम जितनी उसमें वाटर कंटेंट्स होते जाएंगे, इस तरह प्रेशर भी ड्रॉप होता जाएगा उसका, जिस वजह से हमें जो है कि वो हमारी टोटल एनर्जी जो स्टीम की होगी, जो हमें प्रेशर चाहिए उसका, वो कम पड़ जाएगा।
जब वो कम पड़ेगा तो वो फिर क्या होगा, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से आप टरबाइन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, आप उसको हीट इंजन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसकी एफिशिएंसी जो ओवरऑल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो प्रेशर क्योंकि ड्रॉप हो चुका है, तो उस प्रेशर पे जो है कि वो ना तो टरबाइन मूव कर सकेगी और ना ही इंजन रन कर सकेगा, जिस वजह से क्या होगा कि उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी जो है ना वो इफेक्टेड होगी। The presence of condensate in a steam system can also cause physical damage due to water hammer or corrosion. तो क्योंकि पाइप के अंदर या सिस्टम के अंदर जब वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उस मेटल के ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसमें क्रोजन हो जाती है, या उसमें पानी का जो है एक थ्रस्ट बन जाता है, यानी पानी का प्रेशर उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। अब क्या होगा कि वो दो तरह के नुकसान करते हैं, एक तो क्रोजन हो जाती है पानी की वजह से, जिससे सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, उसकी मेटल वगैरह वीक होनी शुरू हो जाएगी रस्ट की वजह से। दूसरा ये होगा कि वाटर का जो हैमरिंग है, वाटर का जो प्रेशर है, उसका थ्रस्ट है, वो भी सिस्टम को जो है वो क्या करता है, वो इफेक्ट करता है, जिस वजह से ये भी हमारा एक लॉस होता है सिस्टम, इसकी वजह से फिजिकली डैमेज भी हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है, उसमें जो है ना वो इस तरह के लॉसेज आ सकते हैं। समझ आ रही बच्चों आप लोगों को कि नहीं आ रही? जी जी आ रही है सर। जी जी बेटा। तो ओके जी बेटा, नेक्स्ट हमारा है कि कंडेंसेट अकोमोलेट इन द बॉटम ऑफ हॉरिजॉन्टल पाइप। ये सारे का सारा वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो कंडेंसेशन होती है, यानी वाटर बन चुकी है स्टीम, वो सारी की सारी जो है कि वो बॉटम प्लेट के ऊपर, यानी जो कंटेनर है जिसके अंदर स्टीम को आपने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, उसके बॉटम के ऊपर अकोमोलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है विद द स्टीम पासिंग ओवर इट, यानी वो इस प्लेट के ऊपर से जैसे जैसे पास करती रहती है, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि वो उसके ऊपर क्या होता है, वो कंडेंसेट होकर पानी नीचे जम जाता है। सही है। आपने फ्रिज वगैरह के अंदर भी देखा होगा, फ्रिज के अंदर भी क्या होता है कि गैस वगैरह हमने उसके अंदर फिल की होती है, जो रेफ्रिजरेंट होता है, तो वो बाज़ दफ़ा क्या होता है उसमें वाटर वेपर जो बनते हैं वो क्या करते हैं, जो हमने वो बर्फ वाला जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या होता है कि नीचे जो है आप देखा होगा कि उसके बॉटम के साथ जो है कि वो पानी या बर्फ जो होता है वो बन जाती है नीचे उसकी सरफेस। वो एक्चुअली क्या होता है, पानी के वेपर जो होते हैं, वाटर वेपर जो होते हैं, वो नीचे सरफेस के ऊपर जो है ना अकोमोलेट हो जाती है, जिस वजह से वो बर्फ सी बन जाती है उसके ऊपर। हालांकि वो अननेसेसरी होती है, वो हमें नहीं चाहिए होती, लेकिन वो क्या होता है वाटर वेपर है। इसी तरह क्या होता है जब स्टीम जो है उसका एनर्जी कम होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है, तो वो पानी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जहाँ से वो पास कर रही होती है, और वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो बॉटम प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, वो उसके ऊपर अकोमोलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जिस वजह से क्रोजन होना शुरू हो जाती है उस सिस्टम के ऊपर। एज द कंडेंसेट बिल्ड अप it can form a solid slug of incompressible water traveling at high velocities। उसके ऊपर स्लग्स वगैरह जो है ना वो बननी शुरू हो जाती है, यानी उसके ऊपर जैसे बर्फ बन जाती है ना, ऐसे पानी के ऊपर स्लग सा, यानी उसके अंदर काई वगैरह या इस तरह की रस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से जो है कि वो क्या है कि वो जो स्टीम की फ्लो है उसको कम ओवरऑल करना शुरू कर देती है। उसकी वजह से ये भी याद रखिएगा, जो स्लग वगैरह नीचे नीचे जम जाती है उसकी वजह से ये भी याद रखिए कि उसका जो रस्टिंग है वो भी बढ़ना शुरू हो जाती है, दूसरा उसके प्रेशर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और तीसरा जो है कंडेंसेशन मजीद स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो स्लग होती है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो वो क्या करती है फर्दर उसके स्टीम के पार्टिकल को पकड़ पकड़ के दोबारा से उसको क्या कर देती है और उसको कंडेंसेट करने का मौका देती है। और क्योंकि वो एक तय होती है और उस तय थिकनेस को वो क्या करती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वो जो है टेम्परेचर को ड्रॉप करती है, जिस वजह से वहां पे जो है कंडेंसेशन मजीद होती रहती है। तो व्हेन द स्लग ऑफ वाटर इज सडनली स्टॉप्ड बाय अ पाइप बेंड fitting or a valve, it can result in mechanical damage to pipe or fitting। तो फिर उसमें क्या होता है कि ये स्लग जो है वो एक जो है कि स्लग मूव भी कर सकती है, जैसे काई वगैरह जो आप समझ लें, तो वो क्या करती है कि वो अगर उस पाइप के अंदर फंस जाए तो वो क्या करती है कि यानी उसमें वेल्व है या फिटिंग है जहाँ पे जाके ये
अगर वहाँ अटक जाती है तो वहाँ क्या हो सकता है कि वहाँ पे पाइप का डैमेज वगैरह हो सकता है, कि पाइप जो है फट सकता है, पाइप के अंदर जो है कि डिफरेंट जो है कि वो मटेरियलिस्टिकली जो है उसके अंदर इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, जिस वजह से जो है ना वो हमारा सिस्टम का नुकसान होता है। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये है कि ऑन स्टार्टअप स्टीम एंटर द सिस्टम ओनली एज फास्ट एज द एयर वेंटेड, ठीक है। तो जैसे ही सिस्टम के अंदर एयर जो है प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एयर जो है कि वो अगर उसके अंदर से पास होगी, ठीक है, एयर वेंट जो है हमें अगर उसमें से लगाए हैं या एयर वेंट उसके अंदर एयर का फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। एज ए स्टीम मिक्सचर हैज़ अ टेम्परेचर वेल बिलो द स्टीम टेम्परेचर लोअरिंग द हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो उसके अंदर जब एयर और स्टीम का जब मिक्सचर बनता है तो उसका ओवरऑल टेम्परेचर क्या होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है, मतलब जो स्टीम का टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर बिलो चला जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। एयर इज एन इंसुलेटर एंड क्लिंग्स टू सरफेस ऑफ द पाइप और वेसल काजिंग स्लो और एंड अनइवन हीट ट्रांसफर। तो जो एयर है कि वो एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है और वो सरफेस के ऊपर इस तरह से क्लिंग करती है कि उसके ऊपर जो है कि वो एक तो वेसल जो है वो उस स्टीम को स्लो कर देता है, और दूसरा ये होता है कि उसके अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है, जो आपने प्लेट जिस प्लेट के ऊपर आपने हीट देना स्टार्ट की थी या जहाँ से हीट आप देते हैं उस वाटर को या उसका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, तो उसके हीट ट्रांसफर के ऊपर भी वो फिर इफेक्ट डालती है, क्योंकि उसके ऊपर वो जो है ना वो स्टक हो जाती है, इस तरह की उसकी तय जम जाती है, जिस वजह से ये ओवरऑल क्या होता है उस स्टीम के ऊपर इफेक्ट होता है। Dissolved in condensate the non-condensable gases from acid which corrode the system। तो जो डिसॉल्व होती है मतलब आप उसके अंदर जो है कि वो एसिड वगैरह डाल के उसको जो है कि रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कि उसकी सफाई वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक इस तरह की हम अगर सिस्टम को जल्दी साफ ना करें, उसको इसको रिमूव ना करें, जो उसके स्लग वगैरह जो है कि वो अगर जम चुकी है या उसकी वजह से डिसॉल्व हो चुकी है, तो वो क्या करती है, वो सिस्टम के उधर जो है ना वो जंग वगैरह का जो है ना वो या रस्ट वगैरह का इफेक्ट प्रोड्यूस कर देती है, जिस वजह से ये काफी ज्यादा उसका लॉस होता है। तो इसके मतलब बेटा क्वेश्चन है तो पूछ लें। और ये ट्रैपिंग क्या स्टीम का खराब होना, ये सारे उसके पॉइंट्स थे। जी बेटा, ये मैंने वो चीजें बताई हैं आपको कि जिसके अंदर सबसे पहले तो आपने ये देखा कि जो स्टीम ट्रैपिंग के अंदर मैंने ये बताया आपको कि स्टीम ट्रैपिंग होती क्या है। स्टीम ट्रैपिंग का मतलब, स्टीम ट्रैप का मतलब होता है पकड़ना, जकड़ना उसको, ठीक है, उसको हम ट्रैपिंग कहते हैं ना, फलां चीज जो है ट्रैप हो चुकी है, फंस चुकी है, यानी उसको कवर कर लिया गया है, बचा लिया गया है, ठीक है। तो हमने स्टीम को ट्रैप करना है, मतलब कंडेंसेशन से स्टीम को अलग करना है हमने, ठीक है। कंडेंसेशन आप लोगों ने पढ़ ली कि कंडेंसेशन होती कैसे थी, ठीक है। कंडेंसेशन इस वजह से हुई थी कि ड्यू टू लो टेम्परेचर ऑफ द स्टीम, स्टीम का जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो वो पानी बनना शुरू हो जाएगी, ये कंडेंसेशन हो गई। अब आपने जो है कि वो सारी की सारी कंडेंसेट नहीं हो जाती, वो उतनी होगी जितना जितना उसका जो जहाँ से वो पास कर रही है वाल टेम्परेचर कम हो जाए या कोई और रस्ट वगैरह लगा हो, वो आपको मैंने पीछे पॉइंट्स बता दिए कैसे कैसे जो है ना वो कंडेंसेशन होती है। अब क्या होगा कि जो पानी के ड्रॉपलेट्स उसके अंदर बन चुके होंगे उनको आपने स्टीम से अलग करना है। जब आप उसको अलग कर लेते हैं तो दिस इज नोन एज स्टीम ट्रैपिंग, मतलब प्योर स्टीम आपने रहने देनी है, वाटर जो उसके अंदर होगा उस वाटर को आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो वो जो स्टीम होगी दिस इज नोन एज द स्टीम ट्रैपिंग, ठीक है। अब समझ आइए आपको बेटा? जी आ गई। हाँ जी, तो ये स्ट्रीम ट्रैपिंग है। तो इस तरह से उसको आप स्ट्रीम ट्रैप कैसे करते हैं, उसके लिए आप एक वेल्व लगाते हैं जिसको ऑटोमेटिक वेल्व का नाम दिया जाता है। ये वेल्व क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली काम करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी तस्वीर। ये वेल्व जो है ऑटोमेटिक वेल्व होता है। ये वेल्व हम इस तरह से उसके अंदर जो है फिट कर देते हैं कि जिस पाइप के थ्रू जो स्टीम जो है वो मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, उसमें हम उस पाइप के बॉटम के ऊपर ये जो है ना वो वेल्व लगाते हैं, ऑटोमेटिक वाल्व।
ये क्या करता है, उन ड्रॉपलेट्स को यहाँ वहाँ से इस वाल्व के जरिए पास करवा देता है, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं उनको ये ड्रेन करवा देता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि वो ओवरऑल जो है कि वो आपका वाटर है जो वो निकल जाता है, और जो है प्योर स्टीम जो है वो फिर वहाँ पे रहती है। तो इस तरह हम स्टीम ट्रैपिंग कर सकते हैं। ओके, तो क्लियर हो गया? कोई मसला और क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, उसामा या कोई और बच्चा। कदीर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा हमारा कंडेंसेट एंड फ्लैश रिकवरी सिस्टम। ठीक है, कंडेंसेट है और फ्लैश, यानी ये सारा आज जो टॉपिक है वो कंडेंसेशन के मुतालिक है, और उसमें फ्लैश रिकवरी सिस्टम है। मतलब हमने जो है कि स्टीम में जो स्टीम को रिकवर करना है, स्टीम को हमने बचाना है, जो उसके ऊपर इफेक्ट्स हैं उनसे बचाना है, जो और प्योर यानी हमने उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बनाना है उस सिस्टम को। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम उसको एफिशिएंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम स्टीम को किस तरह जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद फिर उसकी कंडेंसर कैसे होती है, और किस तरह जो है कि वो उसको रिकवर किया जाएगा। When a kilogram of steam condenses completely, जब हमारे पास एक स्टीम है उसका 1 kg आप ले लें तो उसको कंडेंसेस कंप्लीटली कर लें, कंप्लीटली जो है ना कंडेंस कर लें। A kilogram of condensate is formed at the same pressure and temperature, मतलब ये होगा आपका प्रेशर और टेम्परेचर वही रहेंगे जितने आपने उसको टेम्परेचर और प्रेशर दिए थे उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, उतना ही टेम्परेचर आपने उसको कंडेंसेट करने के लिए देना है। An efficient steam system will reuse this condensate, तो जो हमारे पास एक एफिशिएंट सिस्टम होगा, मतलब जो स्टीम सिस्टम है वो इस कंडेंसेशन को दोबारा से इस्तेमाल करेगा। किसके लिए इस्तेमाल करेगा? उस स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए, दोबारा से उस स्टीम को जो कंडेंसेशन होती है उसको दोबारा स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। फेलियर टू reclaim and reuse condensate makes no financial, technical और environmental sense। ठीक है, तो जो वहाँ पे फेलियर वगैरह है, यानी दोबारा से वो स्टीम जो है वो जो आपके कंडेंसेशन है वो दोबारा से स्टीम में कन्वर्ट नहीं होती, तो वो हमारा लॉस करती है। मतलब हमने उसको पहले हीट दे के सिस्टम को ऑपरेट करवा के हमने उसके ऊपर अपनी पावर भी लगाई, उसके ऊपर हमारा टाइम भी लगा, ठीक है, फिर टेक्निकली तौर पे हमारा सिस्टम ने वर्क किया, तो ये सारे लॉसेस उसमें आ जाते हैं। ठीक है, मतलब उस फिनेंशियली आपने पावर का लॉस किया, फिनेंशियली नुकसान हुआ, उसी तरह आपने टेक्निकली आपने वो सिस्टम अपना चलाया है तो सिस्टम के ऊपर भी जो है ना वो इफेक्ट होगा। सही है, तो सैचुरेटेड स्टीम यूज फॉर हीटिंग गिव्स अप इट्स लेटेंट हीट। अब सैचुरेटेड स्टीम कौन सी होगी? मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ये बताया था, प्योर स्टीम। सैचुरेटेड स्टीम मतलब प्योर स्टीम। ठीक है, तो जो टोटल ही स्टीम हो उसमें जरा बराबर ही वाटर कंटेंट्स नहीं होने चाहिए, तो दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड स्टीम। तो जो सैचुरेटेड स्टीम होती है, मतलब जब आप किसी वन पीस ऑफ आइस को आप एक सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं, यानी इंथैल्पी ऑफ एवेपोरेशन। मतलब आपने पानी को या आप आइस से लेके उसको स्टीम तक जितनी आपने हीट दी या टेम्परेचर दिया तो दैट इज नोन एज द लेटेंट हीट। तो उसको आप दूसरी वर्डिंग में ये कहते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन विच इज अ लार्ज प्रोपोर्शनल टू द टोटल हीट इट कंटेन्स। तो ये जो है कि समझ लें कि ये टोटल हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी उस स्टीम का जो टेम्परेचर है और ये हीट जो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतना ही ज़्यादा उसका जो है टोटल हीट बढ़ती जाएगी। उसके बाद ये है कि द रिमाइंडर ऑफ हीट इन द सिस्टम इज रिटेन्ड इन द कंडेंसेट एज सेंसिबल हीट। तो इसको बाकी जो हीट हमारे पास होती है वो सेंसिबल हीट के तौर पे काम करती है। सेंसिबल हीट ये होती है कि आपने अगर उसको हीट दे के उस सैचुरेटेड स्टीम को आप फर्दर उसको हीट अप करते हैं तो वो सेंसिबल हीट के अंदर चली जाती है, यानी उसको फर्दर आपने हीट अप कर दिया। तो एज वेल एज हैविंग heat content, the condensate is basically distilled water which is ideal for use as a boiler feed water।
तो जो हमारे पास हीट कंटेंट्स होते हैं तो ये बेसिकली क्या होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड का वाटर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इम्प्योरिटी ना हो, यानी जिसकी एचपी सही हो बिल्कुल, तो उसको डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। और ये वाटर जो बॉयलर के अंदर आप स्टीम बनाने के लिए यूज करते हैं वो एक आइडियल यूज किया जाता है। मतलब आप उसको जब यूज करते हैं तो उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई वो उसमें भारीपन नहीं होता, ठीक है। जिस वजह से जो है ना हमारा ये प्योर वाटर होता है जो स्टीम में हम कन्वर्ट करते हैं। एंड सफिशिएंट steam system will collect this condensate and either return it to the boiler feed tank and use it in other process। तो ये जो हमारे पास कंडेंसेशन होती है जो आपको डिस्टिल्ड वाटर के तौर पे मिल रही है, ये हम दोबारा उसको बॉयलर टैंक के अंदर फिल कर लेते हैं और दोबारा इसके ऊपर प्रोसेस करवा के इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्टीम में दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ओनली व्हेन देयर इज अ रियल रिस्क ऑफ द कंटामिनेशन शुड नॉट बी रिटर्न टू इट्स बॉयलर। तो अगर उसके अंदर कंटामिनेशन वगैरह आ जाती है, यानी उसके अंदर कोई मटेरियल पार्टिकल आ जाते हैं, इम्प्योरिटी छोटी उसमें डल जाती है, तो उसको दोबारा हम कंडेंसेट करवा के इस्तेमाल नहीं करते फिर, क्योंकि वो बॉयलर के अंदर डैमेज वगैरह, उसमें रस्टिंग या उसके अंदर जो है ब्लॉकेज वगैरह कर सकती है, जिस वजह से हम इसको दोबारा जो है ना वो उसमें नहीं डालते। अगर वो वाटर हमारे पास साफ होगा, उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होगी, कंटामिनेशन नहीं होगी, तो हम उसको जो है ना वो रीयूज करेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई मसला है तो पूछें। ओके बेटा, तो यहाँ पे तो अब मेरे ख्याल में 40 मिनट तक रिकॉर्डिंग होती है इस जूम के ऊपर, तो अभी टाइम आपका ख़त्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद। तो आपका मेरे ख्याल कोई 15-20 मिनट की ब्रेक भी बीच में है। यस सर। ठीक है, तो उस चलें आप ब्रेक ले लें, इसके बाद इंशाल्लाह फिर देखते हैं। ठीक है बेटा, तो लेक्चर यहीं स्टार्ट करते हैं।